हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET PG कॉन्सेप्ट पे। जैसा हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने PYQ सॉल्व किया हुआ था सोशल साइंस का, आज भी हम उसकी अगली कड़ी को सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था, और आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह 71 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह जो PYQ है आपका सोशल साइंस ग्रुप का है, 2023 में जो पेपर हुआ था। डेट भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपका 12 जून 2023 को यह पेपर हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ एक बात और नोटिस कराना चाहूँगा कि 2023 में जो हुआ था पेपर वह 2 दिनों हुआ था आपका पेपर, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो ये शिफ्ट 1 का पेपर है। शिफ्ट 2 का जो पेपर होगा उसका जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने शिफ्ट 1 का सॉल्व करा, उसी प्रकार शिफ्ट 2 का भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एक और प्रश्न आ रहा है कि सर अभी जो आप प्रश्न शुरू करा रहे हैं वो 26 से डायरेक्टली करा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्योंकि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 2024 से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए पार्ट 1 को नहीं अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई अब मतलब है नहीं। तो आपको पार्ट बी यानी कि 26 से लेकर के जो 100 तक के क्वेश्चन उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पे निकाला गया है। यह ऑफर जो है टारगेट बैच के द्वारा आपको मिलेगा। यह ऑफर आपको उठाने के लिए आप हमारे ऐप को, यानी ऐप हमारा जो CUET कॉन्सेप्ट है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप बीएड में जाएंगे, बीएड आइकॉन में आपको शो करेगा आपका जो भी आपका कोर्स रहेगा उसमें, और कोर्स जब आप परचेज करते हो आपको 40% ऑफ दिया जाएगा। यह कोर्स अभी आपको 24,100 में आपको यह जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 2400 रुपये में यह केवल और केवल आपको मात्र कोर्स मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे आते हैं। हम लोगों ने 70 तक के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक क्या है आपका अभिकथन है, और दूसरा जो है आपका उसका कारण है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को हम लोग AR टाइप के प्रश्न बोलते हैं। AR टाइप के जो है वह हम लोग इसको प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो जब AR टाइप के प्रश्न होते हैं तो हमको बहुत ध्यान से पहले असर्शन को पढ़ना होता है, फिर रीजन को देखना होता है, उसके बाद फिर हम लोग आंसर करते हैं। पहले हम असर्शन को देखते हैं, यानी कि आपका अभिकथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि के कस्तूरीरंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की लेखन समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सेकंड चीज कह रहा है आपका कारण क्या यहाँ पर दिया हुआ, इस अभिकथन का कारण दिया हुआ है कि के कस्तूरीरंगन मुंबई विश्वविद्यालय के एक शिक्षाविद और अध्यापक शिक्षा में है। तो यहाँ पे पहले हम अभिकथन पे ध्यान देते हैं। अभिकथन यानी कि NEP 2020 जो आपका हमारे यहाँ देश में लागू हो रहा है उसका जो प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी थी वह के कस्तूरीरंगन के ऊपर ही थी, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड चीज कि जो आपके के कस्तूरीरंगन थे वह आपके जो है वह एक शिक्षाविद नहीं, मतलब एक अध्यापक नहीं थे, वह एक अध्यापक नहीं थे बल्कि एक नेता थे, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, क्या थे आपके? वैज्ञानिक, यानी यह एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक, और साथ ही साथ ये आपके एक राज्यसभा सांसद भी थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो होगा यहाँ पर, यानी कारण जो है आपका वो क्या है, गलत है, और आपका अभिकथन जो है सही है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वह सही होगा कि ए सही है लेकिन आर जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही। चल अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 72। कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, सेम वही चीज है, अभिकथन और आपका रीजन का, यानी AR टाइप के प्रश्न फिर से कहा है। इसमें हम ये देखेंगे और ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यह प्रश्न आप लोग का पूछा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, कहाँ से? टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि विद्यार्थी अभिप्रेरण से सीखते हैं। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है आपका? मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेशन सीखते हैं। अगर आप कभी कभी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कभी कभी पढ़ते पढ़ते उनका जो मोटिवेशन होता है थोड़ा डाउन होता है, तो उनको मोटिवेट करना होता है। आप लोग अक्सर करके रील्स वगैरह भी देख रहे होंगे आजकल कि हर एक रील्स में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है 6 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, किताबों का आज अपने दोस्त बना लो, आज किताबों का सहारा लोगे तो कल तुम्हें नौकरी पाने के लिए किसी के पैरों पर नहीं गिरना पड़ेगा। इस प्रकार के कोटेशन दे करके कई जो आज नामी गिरामी टीचर हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत होगा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है दंड सर्वोत्तम अभिप्रेरण है, यानी कि जो आपका पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट है वह सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो ये कुछ हद तक सही लगता है, लेकिन पूरी तरह से ये आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यानी आर जो है यानी कारण जो है वह गलत है। तो इसमें भी सेम चीज है कि आपका यहाँ पर विद्यार्थी अभिप्रेरण सीखता है, यानी कि क्या करे आपका विद्यार्थी जो है आपका अभिप्रेरण सीखता है। तो सेम चीज वही है कि ए सही है लेकिन आर जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यानी कि सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 73। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि ग्रहों को उनके घनत्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो आपका ग्रहों का घनत्व है, कई ग्रहों का घनत्व जो है आपका अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रश्न ही आप लोग का गलत है, यानी इस प्रश्न को क्या कर दिया है एनटीए ने ड्रॉप्ड कर दिया है। क्या कर दिया है एनटीए ने ड्रॉप्ड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर आपका 74, क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि गे यानी कि गायन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो आपका पद जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह क्या पद है आपका वंदे मातरम का। ठीक है, किसका है आपका वंदे मातरम का है। अब वंदे मातरम के जो रचयिता है वो आप सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ये जो आपकी लाइन दी गई है, इस लाइन को पहले समझिए। ये जो पंक्ति दी गई है इस पंक्ति को पढ़िए। पुल्लु कुसुमित द्रुम दल शोभिनीम सस्य श्यामलम मातरम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शुभ्रजोत्सा पुलकित यामिनीम। अब इसको हमको एक पूरा लाइन में लगाना है। तो सबसे पहले इसके जो ओरिजिनल गीत हैं यानी कि इसका जो गीत उसको हमको देखना होगा। तो हम यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, देखिए इसका गीत क्या है। यहाँ इस प्रकार से आपका इसका गीत आपको देखने को मिलेगा कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर श्रुत खर खर करवाले के बोलो माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। ये कुछ लाइनें, इन लाइनों से आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही रूप होगा वह आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दिया गया है आपका 74 यानी कि 74, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 74 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी यानी कि चौथा ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका सुजलाम सुफलाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है आपका 75। प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कह रहा है आपका 75 प्रश्न नंबर कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन राज्यों के राजस्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये आपका आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा गया है, नहीं कि मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका यह प्रश्न पूछा गया है 1765 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कौन कौन से आपके राज्य थे जहां के राजस्व पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, नियंत्रण नहीं किया हुआ था बल्कि कुछ पेंशन के रूप में 3 राज्यों का जो राजस्व था वो अपने अधिकार में कर लिया हुआ था। ठीक है, और यह पेंशन किसको दिया गया था, तो शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया जाता था। कितना पेंशन दिया जाता था, तो 26 लाख पेंशन दिया जाता था। ठीक है, 26 लाख पेंशन के बदले 3 राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों का जो राजस्व नियंत्रण है वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं और प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 76। ठीक है,
76 क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित महाद्वीपों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाद्वीप के बारे में आप लोगों से जिक्र किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि महाद्वीप के घटते क्रम आपको बताना है। तो पहले ये जान लीजिए कि महाद्वीप होते कितने। तो महाद्वीपों की जो संख्या होती है आपकी कुल 7 होती है, ठीक है। कितने होती है? 7 महाद्वीप होते हैं, ठीक है। और इसमें से आप देखेंगे तो एक आपका अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, और एक आपका आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपका रहता है। लेकिन इसमें 2 आपके दिए हुए हैं शब्द, एक आपका लैटिन अमेरिका और दूसरा आपका ओशिनिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं आपके इन 7 महाद्वीपों में नहीं काउंट किए थे हैं, ठीक है। लैटिन अमेरिका जो आपका महाद्वीप है ये भी एक महाद्वीप के रूप में काउंट किया था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ये नहीं है। लैटिन अमेरिका महाद्वीप जो है वह उस महाद्वीप को कहा जाता है जहां पर कि आपका स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। स्पेनिश एंड पुर्तगाली, यानी अमेरिका का वह स्थान जहां पर स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है उस जगह को लैटिन अमेरिका के नाम से कहा जाता है, चाहे वह आपका दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप हो या फिर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, ठीक है। और ओशिनिया क्या है? ओशिनिया जो है आपका वह आपका एशिया, ठीक है, एशिया और आपका अमेरिका की जो बीच का जो भाग होता है, यानी कि जो द्वीपीय क्षेत्र होता है उस पूरे द्वीपीय क्षेत्र को ही हम लोग ओशिनिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे पूछा गया आप लोग की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित महाद्वीपों को घटते क्रम में, यानी कि घटते क्रम में हमें इसको लिखना है। तो इसका जो घटता क्रम होगा आपका 76 का, वह हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपका अफ्रीका होगा, उसके बाद आपका ओशिनिया होगा, यानी कि नंबर 1 पे होगा आपका अफ्रीका, दूसरा आपका जो है वह ओशिनिया हो जाएगा, ठीक है, ओशिनिया। फिर यहाँ पर आपका लैटिन अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा आपका एशिया हो जाएगा और 5वें नंबर पे आपका यूरोप हो जाएगा। इस प्रकार से आपका घटते क्रम इसका महाद्वीप होगा जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो होगा वह सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रोटोकॉल का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर प्रोटोकॉल के रूप में आपको व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोकॉल, इसमें यह नहीं पूछा कि सबसे बड़ा जो आपका पुरस्कार है वह कौन सा है। अगर सबसे बड़ा पुरस्कार बोलता है तो आपका बेसिकली बिना कोई शक के वह आपका भारत रत्न होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा 77 का वह क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल क्रम में, तो हम पद्मश्री को सबसे नंबर 1 पे रखेंगे। किसको? पद्मश्री को हम नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात है आप लोग को? सॉरी, हम यहाँ पर भारत रत्न को नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक, किसको हम लोग नंबर 1 पे भारत रत्न को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी कि भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर उसके बाद आपका पद्मश्री और फिर यहाँ पर पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रोटोकॉल की दृष्टि से है। लेकिन अगर हम सबसे बड़े मतलब एक काउंट से देखें, क्रम से देखें, तो उसमें आपका जो देखने को मिलेगा वह कौन सा देखने को मिलेगा? कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। तो सबसे यानी भारत के सर्वोच्च जो पुरस्कार होंगे उसमें सबसे पहले आपका भारत रत्न आता है। सेकंड पे आपका दूसरा सबसे बड़ा जो आपका पुरस्कार है भारत में वो आपका पद्म विभूषण है। तीसरा आपका जो है पद्म भूषण है। चौथा आपका पद्मश्री है और पांचवा जो है आपका परमवीर चक्र है। तो इस प्रकार से आपका जो पुरस्कार की श्रेणी है वह आपकी धीरे धीरे आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए शब्द दिया है जनगणना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में जब जनगणना हुई थी तो वह सबसे पहले 1951 में हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जो है वह हमारे देश में जो है जनगणना कराई गई थी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जनगणना के मतलब
कुल जनसंख्या के बढ़ते क्रम को में व्यवस्थित करिए, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो हमारा जो बढ़ता क्रम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे आपका नागालैंड, फिर यहाँ पर मणिपुर और आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आप लोगों से प्रश्न पूछ दे कि स्वतंत्रता के पहले सबसे पहले कब आपका जनगणना हुआ था, तो आपका 1872 में पहली बार हुआ था, पहली बार, ठीक है। पहली बार जो आपकी जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी, स्वतंत्रता के पहले। स्वतंत्रता के बाद 1951 में आपकी पहली बार यह जनगणना कराई गई थी, ठीक है ना। चल अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 79। कह रहा है आपका प्रश्न 79 की विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कई भागों में विभाजित किया गया था, निम्नलिखित विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। विजयनगर प्रशासन, यह जो आपका विजयनगर साम्राज्य था वह 2 भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। जिनमें अगर हम बात करता हूँ 2 भाई कौन कौन से थे आपके, तो आपके हरिहर और बुक्का थे, हरिहर और बुक्का थे, ठीक है। इनके द्वारा जो आपका साम्राज्य है वो आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि जो आपकी विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी जो है वो आपकी राजधानी हम्पी थी, कहाँ पे थी, हम्पी थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में 79 के, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका राज्य और मंडलम सबसे पहले था आपका, ठीक है। इसके बाद आपका था नाडु, इसके बाद आपका था स्थल तीसरा, और फिर यहाँ पे आपका चौथा ग्राम था, ठीक है। भुक्ति कुछ नहीं था, ठीक। तो ये आपके कुल मिला करके यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी सही होगा, ठीक। चल अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनका आपको आंसर बताना है। दिया है कथन कि लिंग एक सामाजिक रचना है और प्रत्येक समाज में परिवर्तित होता रहता है। कथन 2, लिंग एक जैविक रचना है, यह सार्वभौमिक और यद्यपि गैर द्विआधारी है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों ही कथन क्या है आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि लिंग एक सामाजिक रचना है, यानी कि लिंग जो हम मतलब चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, वो क्या है आपकी एक सामाजिक रचना है और प्रत्येक समाज में परिवर्तित होता ही है ये, ठीक है। सेकंड, लिंग एक जैविक रचना है, यह सार्वभौमिक और यद्यपि एक गैर द्विआधारी भी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 81 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि जब विशिष्ट शिक्षा वाले बालकों या फिर छात्रों को उनके समकक्षों के साथ सामान्य कक्षाओं में अध्ययन करने की आवश्यकता होती है तो यह व्यवसाय एकांकिक शिक्षा कहलाती है। यानी यहाँ पे कहना है कि मान लेते हैं कि एक जो व्यक्ति, एक लड़का है आपका, मान लेते हैं रवीश नाम का एक लड़का है और दूसरा जो है आपका रजनीश नाम का एक लड़का है, ठीक है। रवीश क्या है यहाँ पर एक पीएच स्टूडेंट है, या फिर कह सकते हैं कि वह पीडब्ल्यू स्टूडेंट है, यानी कि जो है थोड़ा सा दिव्यांग बच्चा है, क्या है आपका दिव्यांग बच्चा है। सेकेंड, रजनीश जो है आपका बिल्कुल सामान्य बच्चा है, क्या है आपका सामान्य है। अब यहाँ पे अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि रवीश को बैठाया जाए किसके साथ, रजनीश के साथ, तो जब रवीश को रजनीश के साथ बैठाया जाता है एक साथ और ये दोनों ही एक समकक्ष हैं यानी एक दूसरे के समान हैं, तो जब इन दोनों को एक साथ पढ़ाई कराए तो यही जो पढ़ाई करने का तरीका है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वह आपकी क्या कहलाती हैं, एकांकिक शिक्षा या फिर एकांगिक शिक्षा कहलाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्या है आपका बिल्कुल ही गलत है, यह आपकी एकांगिक शिक्षा नहीं कहलाती है। सेकेंड, एकांतिक शिक्षा में विद्यालय उपयुक्त सामंजस्य बनाता है और अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और भौतिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यानी 81 का अगर हम ऑप्शन देखेंगे आप लोगों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके क्या हैं, आपके असत्य हैं। क्या आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके असत्य हैं। यहां पे क्या होता है कि जो आपकी एकांकिक, यहाँ पे एक शब्द दिया है ना, एकांकिक शिक्षा। एकांकिक शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है या फिर एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें छात्रों को कुछ करने से या फिर उनके जो गुणवत्तापूर्ण कार्य है उनको करने से रोका जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है यह बेसिकली डिपेंड करती है किसी जाति पर या फिर किसी नस्ल पर या फिर किसी लिंग पर, यह आपकी जो प्रक्रिया है वह डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह बी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चल अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, ऋग्वेद इंडो यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 82 जो आपका दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि ऋग्वेद इंडो यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये बिल्कुल सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा, मानना कि यह बिल्कुल प्रामाणिक है। सेकेंड, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ, ये सभी को पता है, ऋग्वेद यानी कि हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए, तो ये भी आपके क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है, आपके सही है। तो 82 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 82 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 83। 83 कह रहा है आप लोगों से कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य 2035 तक उच्च स्तरीय शिक्षा, ठीक है, हायर लेवल एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात, यानी कि आपका ग्रॉस GER जिसको हम लोग बोलते हैं, सकल एजुकेशन, सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ाना है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है, ये भी सही है। सेकंड, उपयुक्त को प्राप्त करने के लिए एनईपी निजी लोकोपकार द्वारा अधिक विश्वविद्यालयों को खोलने का सुझाव देती है, यानी कि अधिक से अधिक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, उनको भी ओपन करने के सुझाव देती है, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 84। 84 कह रहा है आप लोगों से कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। सी राजगोपालाचारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 84 यहाँ पे बोल रहा है कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनके साथ दो और व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। अब ये दो लोग कौन थे, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है। खान अब्दुल गफ्फार भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। यह भी बिल्कुल सही है कि जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा आपका वह सही होगा। ठीक है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि फैक्ट ही केवल दिया हुआ है, केवल आपसे थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है, तो आपको फैक्ट अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब आते हैं, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि पर्यावरण को पूर्व भूमंडलीय विरासत और जैविक तत्वों सहित समस्त संसाधनों की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। 85 कह रहा है आपका कि यहां पर 85 में कि पर्यावरण को पूर्व भूमंडलीय विरासत और जैविक तत्वों सहित समस्त संसाधनों की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि बिल्कुल ही सत्य बात है। ये आपकी सूर्य का प्रकाश एक जैविक तत्व है? बिल्कुल नहीं, ये जैविक तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा कि कथन 1 तो सही है, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 आपका असत्य है। यानी कि हमारा 85 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 85 का सी आंसर सही होगा कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर आपका 86। प्रश्न नंबर 86 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सरकार गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए आय और परिसंपत्तियों का उपयोग करती है, जो कि बिल्कुल सही है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए, यानी कि जो आपका मतलब बिलो पॉवर्टी लिमिट, जिसको हम लोग BPL बोलते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए आय और परिसंपत्ति, यानी कि जो आपकी आय, सालाना आय, जैसे मान लेते हैं आपकी सालाना आय जो है 36,000 रुपये है, ठीक है, 36,000 है, और संपत्तियों का उपयोग करती है, बिल्कुल ही सही है। सरकार गरीबी रेखा को करने के लिए अन्य कारकों जैसे शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य देखरेख, पेयजल और स्वच्छता का उपयोग करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें अगर कोई गरीब है, ये नहीं है, इसमें पेयजल की क्या जरूरत है आपको, उसमें क्या दिखाई देगा।
या फिर स्वच्छता उसे घर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि वो गरीब है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 आपका असत्य है, यानी कि 86 का भी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 87। प्रश्न 87 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए और गलत युग्मों का चयन करिए। ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को एनडीए ने ड्रॉप कर दिया है। क्या कर दिया है? ड्रॉप, यानी कि गलत माना गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और प्रश्न नंबर हमारा 88 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि असत्य वाक्य की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 88 आपका कह रहा है कि असत्य वाक्य जो है उसको आपको पहचान करना है। एम.के. गांधी महात्मा के नाम से जो भी जाने जाते थे, बिल्कुल सही है, ये आपका असत्य वाक्य नहीं है। 88 का ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको असत्य वाक्य ही चुनना है। ठीक है, असत्य वाक्य। सेकंड है कि एस.सी. बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बिल्कुल ही सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आचार्य जी के नाम से जाना जाता था, ये आपका गलत है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन केवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल सी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 89। कह रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान निर्भीक पत्रकारों के माध्यम से ब्रितानी प्रशासन के विरुद्ध सशक्त समाचार पत्रों का आविर्भाव हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी जी के गोखले, अमृत बाजार पत्रिका एक कुमार और मोतीलाल घोष, स्वदेश मित्रम शिशिर कुमार घोष, बंग निवासी A.N. सेन। यहाँ पे कौन सा जो विकल्प है, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन आपको करना है। केवल डी, केवल ए और सी, केवल बी और ई और केवल डी और ए। तो 89 का हमारा जो आंसर होना चाहिए वह क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर ए और सी जो है आपका सही है। ए और सी सही है, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वह सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 90। प्रश्न नंबर 90 का रहा है कि राजधानी और राष्ट्र के सही संयोजन का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 90 में आपको ध्यान देना है कि आपको राष्ट्र और उसकी जो राजधानियां हैं उन राजधानियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। रूस का लेनिनग्राद, एथेंस, पाकिस्तान काबुल, श्रीलंका ढाका, USA न्यूयॉर्क। तो सिंपल सा हमारा जो आंसर होना चाहिए प्रश्न नंबर 90 में कि केवल हमारा जो है वह आपका ग्रीस का एथेंस होगा। ग्रीस की जो आपका एथेंस है वही सही है, अदर जो है आपका वह सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 91 क्या कह रहा है? कह रहा है कि असत्य वाक्य की पहचान करिए। जाति एक जैविक रचना है। असत्य वाक्य आपको पहचाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और नीचे दिए गए विकल्प में सही का उत्तर का चयन भी आपको करना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, दिया हुआ है क्या यहाँ पे देखिए कि जाति एक जैविक रचना है। जाति एक जो है आपका जैविक रचना है, जो कि आपका गलत है, यानी ये आपका सही है। लिंग एक सामाजिक रचना है। लिंग एक सामाजिक रचना है, जो कि बिल्कुल ही सही है, तो इसको हम लोग गलत मान लेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। सेकंड, थर्ड है आपका कि वर्ग एक आर्थिक रचना, ये भी सही है, यानी इसको हम गलत मानेंगे। फिर इसके बाद है पितृसत्ता महिला को परिवार के मुखिया को उत्तरदायित्व प्रदान करती है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ये भी लैंगिक वंशानुगत होती है, ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 92। प्रश्न नंबर 92 का रहा है कि सही संयोजन की पहचान कीजिए। सही संयोजन कौन सा है ये आपको पहचान करके बताना है, इसमें कौन सा सही संयोजन आपका है 92 का। ठीक है, दिया है कि पंडित विश्वमोहन भट्ट तबला, ये गलत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये बिल्कुल सही है। उस्ताद अहमद अली हारमोनियम, ये गलत है। पंडित रविशंकर मृदंग, ये भी गलत है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 92 का जो होगा वह केवल आपका यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। और प्रश्न नंबर आपका 93 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व में दो प्रमुख संधियां थी, संबंध शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। दो शक्तियां थी, संबंध और केंद्रीय शक्तियां। संबंध शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थी। केंद्रीय शक्तियां तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया थी। संबंध शक्तियां हंगरी, रूस और ब्रिटेन थी। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, रूस और संयुक्त राज्य
अमेरिका थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका 93 का वह सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय शक्तियां तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका दोनों गलत है। तो केवल ए और बी जो है आपका यहाँ पर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 94 दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विदेश विवाद निपटना केंद्र। ठीक है, निपटान केंद्र। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनमें आपको मिलान करना है। ठीक है, 94 का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD जो है आपका, वह इसकी जो स्थापना मतलब हुई थी वह आपकी 1945 में। ठीक है, इसके बाद बी है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी IFC, इसका जो हुआ था वो आपका 1965 में। फिर इसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA, यानी इसका जो हुआ था आपका 1960 में। फिर यहाँ पर आपका था अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र, इसका ICSID, इसका जो बचा हुआ वो आपका लास्ट में 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 95 में। प्रश्न नंबर 95 क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, भगत सिंह की शहादत, महात्मा गांधी की हत्या, इन सभी को आपको एक मिलान करना है। उस मिलान करने के बाद ही आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक, इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 1942 में हुआ था। फिर यहाँ पर भगत सिंह की जो शहादत थी वो आपकी कब हुई थी, 1931 में। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो आपकी 1948 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 96 पे। 96 का रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। तरल आहार, मानक आहार, मृदु आहार, यांत्रिक मृदु आहार, ये भी आपका जो है वह होम साइंस से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, होम साइंस से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब इसका देखिए 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली कर रहा है आपका यहाँ पर कि तरल आहार। ठीक है, तरल आहार जो होगा वो आपका छाछ है। ठीक, इसके बाद आपका जो है मानक आहार जो है अंडा करी है। ठीक, और यहाँ पर मृदु आहार जो है आपका यहाँ पर मौसमी खिचड़ी है। यांत्रिक मृदु आहार जो है आपका सेव की लुगदी या फिर मैस्ड एप्पल होगा। तो 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 96 का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 97। प्रश्न नंबर 97 का रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। फिर वही सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, उसको आपको मिलान करना है सिंपली। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग यहाँ पर मिलान करने वाले प्रश्न, उसमें आपको फैक्ट याद रखने हैं और डीप अगर नॉलेज होगा तभी आप इसको हल भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, 97 का, तो 97 का क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 97 का आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज बनाम मोहम्मद गोरी। ये आपका कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था तराइन का युद्ध में इनका हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव बनाम सिराज उद्दौला, ये आपका हुआ था यहाँ पर प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, ये आपका कब हुआ था, पानीपत युद्ध। ब्रिटिश बनाम मीर कासिम शुजा-उद-दौला, ये आपका बक्सर का युद्ध। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 97 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हमारा 98 को देखिए क्या दिया हुआ है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली, ये इसके स्थल हैं और इनकी तिथियां यानी कि कब खोजी गई इनकी तिथियां, ये दिया हुआ है 98 का। ठीक है, तो 98 में हम देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा जो आपका है C14 तिथियों का जो रेंज है हड़प्पा का, वह है आपका क्या, यहाँ पर 3508 से लेकर के 1905 BCE तक आपका है। ठीक है, 98 का। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कालीबंगा का 2875 से 1240 BCE। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है लोथल का जो आपका दिया हुआ है वो 2655 से 1570 BCE तक। बनावली आपका जो है वह आपका
2560 से लेकर 1250 BCE तक। ठीक, तो ये 98 का जो ऑप्शन था आपका कौन सा हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 99 दिया हुआ है। 99 कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। फिर वही आपको मिलान करने वाला और आपको फैक्ट याद रहेगा, तभी आप इन प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पराक्रम दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक, इसके बाद आपका जो है एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 31 अक्टूबर को। इसके बाद आपका जो है सद्भावना दिवस जो है वह 20 अगस्त को। और शहीद दिवस जो आपको मनाया जाता है वह आपको मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर आपका 100। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 के साथ फिर से मिलान करना है। क्या कह रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। उल्काओं और उल्का पिंडों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको? इनको यहाँ पर उल्का के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से? उल्का के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर सेकंड है क्षुद्र ग्रहों को उस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको खनक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? खनक ग्रह के नाम से। ठीक है, इसके बाद विशाल विशेष आकृति वाली आकाशगंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और ये आपका धूमकेतु हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, 100 के क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। ठीक, तो ये आपके कुल 100 क्वेश्चन थे और इन 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा दिया है। लगभग हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से आपके पूरे जो आपके 26 से लेकर के 100 तक के प्रश्न थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कराया। वीडियो 1 में हम लोगों ने सॉल्व कराया हुआ था 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को। वीडियो 2 में हम लोगों ने सॉल्व कराया हुआ था 51 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों को। वीडियो 3 में हम लोगों ने सॉल्व कराया है 71 से 100 तक के क्वेश्चन को। और ये जो आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मतलब PYQ हैं। ठीक है, PYQ या प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका डे 1 पे हुआ था, डे 1 पे 2023 में। डे 2 का भी पेपर अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग इसको अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी आप लोग के मन में सुझाव हो या फिर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।